ये मैंने जीवन विद्या एक परिचय का पीडीएफ शेयर किया है। आज के लिए हम लोग पेज 83 है, इसके ये जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू करेंगे बीच से। तो अभी ये जो है ना, ये जैसे हमने इसका कॉन्टेक्स्ट पहले से भी दिया था कि जो ये पुस्तक है ये आदरणीय नागराज जी ने 1997 के आसपास एक 3 दिन का शिविर लिया था। तो उस 3 दिन के शिविर में जैसा बोला था उन्होंने उसको लिपिबद्ध करके एक पुस्तक के फॉर्म में हमारे साथियों ने फिर ऐसा सोचा कि इसको रखा जाए तो काफी मतलब नए जुड़ने वाले साथियों के लिए ये एक अच्छा माध्यम रहेगा। तो हमने भी इस पुस्तक को भी पिछले कुछ महीनों से पढ़ रहे हैं। अब इसमें ना 3-4 पेजेस ही रह गए हैं, 87 तक 86 तक है एक्चुअल में इसका शिविर वाला पार्ट। फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हमने आपस में यही डिसाइड किया था कि शिविर तक हम लिस्ट को पढ़ेंगे और फिर जो है इसमें से जो प्रश्न वगैरह रहेंगे, कुछ चीजों पे गहरी बात करनी होगी, तो आगे के कुछ संडे वाले सेशंस में हम किसी टॉपिक को पकड़ के उस पे हम गहरे से भी चर्चा कर सकते हैं। आज मेरे को लग रहा है कि ये अगले 3 पेजेस जो है ये हो जाएंगे। शुरू में जो अभी तक ये पुस्तक चल रही थी इसमें जो है जो जीवन विद्या का कंटेंट है परिचय शिविर में जितना रखा जाता है वो बाबा जी ने रखा। अभी जो है ये थोड़ा धरती की स्थिति के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग और ऐसा करके जो है ये कुछ चर्चाएं लास्ट के कुछ पेजेस पे चल रही। तो उसी की कंटिन्यूशन में अब हम इस जगह पे हैं, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप ही में से कोई पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा और फिर उस पर बात भी कर लेंगे। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है दिव्या, आप पढ़िए। ठीक है। हाँ जी। धरती मानव को सुरक्षित विधि से जीने का विधान बनाती रही है, किंतु मानव ने अपनी बुद्धि से सारी धरती के साथ विद्रोह किया, धरती पर आक्रमण तथा शोषण किया। आदिकाल से ही मानव धरती के वातावरण को बिगाड़ने में लगा है। विज्ञान युग के बाद ज्यादा बिगड़ा हुआ, इसलिए हम संकटग्रस्त हो गए हैं। कोई आदमी नदी में डूबता है तो उभरता भी है, यह संभावना रखी हुई है। तो धरती को बचाने की संभावना को हम आचरण करना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे विचारों के ऊपर है। विचारों से परिस्थितियां बन जाती हैं। अगर चाहते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, नहीं चाहते हैं तो प्रतिकूल हो जाती है। अपनी बुद्धि भ्रमित होने के कारण वास्तविकता का, प्रकृति के वातावरण की महिमा का मूल्यांकन करने में चूक गए। फलस्वरूप हम विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए और प्रकृति को क्षतिग्रस्त किए। क्षतिग्रस्त करते तक हम खुशहाली मनाएं, लेकिन स्वयं क्षतिग्रस्त होने की संभावना से डरते भी हैं। यह हुआ विगत का विश्लेषण। मानव संचेतना से यदि मानव व्यवस्था में जीने को तत्पर होता है, तभी जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुंचता है। इसका प्रमाण मिल चुका है। इसको हम एक स्कूल में तैयार कर पाए हैं। इसके शुभ परिणामों को देखते हुए इसके लोक व्यापीकरण की आवश्यकता है। नासमझी के बिना मानव कुकृत्य करता नहीं है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति शुभ चाहता है और शुभ के लिए जिम्मेदार है। फलस्वरूप कभी न कभी सर्व शुभ के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेगा। यह सर्व शुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृति की बात आती है। सुविधा संग्रह से मुक्ति और भक्ति विरक्ति के स्थान पर स्वस्थ समाज की रचना के लिए ही समझदारी की बात, जीवन जागृति की बात छेड़ने का मन आया। बुद्धि में होने वाली बोध और संकल्प क्रिया का प्रमाणीकरण तभी हो पाता है जब बुद्धि में न्याय बोध, सत्य बोध, धर्म बोध हो जाए। जब ये तीनों बोध हो जाते हैं तो बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। फलस्वरूप सर्व शुभ की जिम्मेदारी को मानव स्वीकार करता है। अस्तित्व को समझने पर सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना हमको बोध होता है, जिसका हम अध्ययन कराते हैं। इसकी एक झलक गणितीय विधि से विखंडन विधि को पता लगाया। विखंडन विधि को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली अणुबम बनाने के लिए पता लगाया। एटम बम बनाने का प्रयोजन सिवाय नाश के कुछ हो नहीं सकता। नाश तो जितना किया, जैसे हिरोशिमा, इसके अलावा नाश कराने के लिए बार बार जो प्रयोग किए, इससे वातावरण की अधिक क्षति हुई है। ये किया मुट्ठी भर लोगों ने, भागेंगे 700 करोड़ों। नाश करने के लिए जो किया उससे सामान्य आदमी क्षतिग्रस्त हुआ। कैसे? गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्राय हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है, जबकि है इससे उल्टा। नित्य वर्तमान ही है, वर्तमान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अस्तित्व का सारा वैभव नित्य वर्तमान है।
जबकि विखंडन विधि से वर्तमान है ही नहीं। इस ढंग से झूठ का पुलिंदा इतना बना चुके हैं कि उसे भरने के लिए मानव को अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जब तक मानव एटम बम पर, तलवार पर, झंडा पर, पत्थर पर विश्वास करेगा, तब तक तो आदमी आदमी पर विश्वास करेगा नहीं। यह सच्चाई है। और स्वयं पर तब विश्वास होगा जब स्वयं को समझेगा। स्वयं को समझने के लिए हर नर नारी स्वयं में न्याय, धर्म, सत्य को सटीक समझना होगा। यह जीवन प्रकाशन है। न्याय कहाँ से समझ में आता है? संबंध के आधार पर। धर्म कहाँ से आता है? व्यवस्था से। सत्य कहाँ से आता है? अस्तित्व से। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है, सह अस्तित्व के ढंग से। मानव को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाओं के संपूर्ण वैभव व्यवस्था में ही है। आगे जाना भैया। मानव में भी व्यवस्था में होने की पूरा तरस कर किसी लीजिए, न एक ही पेज रह गया, पूरा कर लेंगे। ठीक है। मानव में भी व्यवस्था में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित ही है। भ्रमित प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से व्यवस्था का बोध होता नहीं है। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव धर्म को निभाने में योग्य हो जाता है। मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है। अस्तित्व में हर वस्तु को व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदारी करना ही धर्म के रूप में दिखता है। पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व होना है। प्राणावस्था का धर्म पुष्टि सहित अस्तित्व है। जीवावस्था का धर्म जीने की आशा, पुष्टि सहित अस्तित्व के रूप में प्रकाशित है। ज्ञानावस्था मानव का धर्म निरंतर अस्तित्व, पुष्टि, आशा सहित सुख धर्मी होना देखा गया है। सुख ही मानव धर्म है। सुख कैसे होगा? समाधान से। समाधान आएगा व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था में जीना मानव की समझदारी पर निर्भर करता है। और समझदारी कुल मिलाकर अस्तित्व, जीवन और मानवतापूर्ण आचरण करने के बोध होने को कहते हैं। व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में निष्ठा, संकल्प होना स्वाभाविक है। निष्ठा, संकल्प होने के उपरांत मानव व्यवस्था में जीता है। इस प्रकार जीकर हम अच्छी परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। अतः मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा। फलस्वरूप सद्बुद्धि उदय होगी। इसके बिना कोई उपाय है नहीं। जो इस धरती को सर्वनाश से बचा सके, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसकी जरूरत है। नहीं समझने से परिस्थिति बाध्य करेगी समझने के लिए। इस तरह धर्म में जीना अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना, अखंड समाज व्यवस्था में जीना है। इस विधि से मानव की सार्वभौम व्यवस्था ही मानवत्व होने को मैंने देखा है। मानव जाति एक, कर्म अनेक। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक कर्म का मतलब है अलग अलग कार्य, जैसे कपड़े का काम, मिट्टी का काम, फसल का काम आदि। जब तक मानव मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं, तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता है। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा। अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है। मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकारते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, वह है सुखी होना, समृद्ध होना, समाधानित होना, अभय होना और निरंतर प्रमाणित करना सह अस्तित्व को। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसका आधार मानव जाति, मानव धर्म एक पर ही बनता है। सुखी होने का रास्ता जो है, उसी का नाम है धर्म व्यवस्था। एक देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं, तो इसे हर देश काल में प्रमाणित कर सकते हैं। यही इस प्रस्ताव की खूबी है। जय हो, मंगल हो। जय हो, मंगल हो। ये आप सब साथियों के साथ में इस पुस्तक का पठन कंप्लीट हुआ है। ये लास्ट के 2-3 पेजेस हैं, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एज वी सेड के आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखते हैं और भी आगे भी जैसे करेंगे। तो ये करेंगे, धरती मानव को सुरक्षित विधि से जीने का विधान बनाती रही है। जो भी जिस भी तरीके से धरती की आवश्यकता है ना, प्राणावस्था के लिए, पदार्थावस्था के लिए, इसको इवॉल्व करते हुए इवेंचुअली मानव ठीक तरह से जी पाए, उसके लिए जो भी प्रकृति ने अपनी तरफ से मेहनत करनी थी वो की। लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि से सारी धरती के साथ विद्रोह किया, धरती पर आक्रमण तथा शोषण किया। तो ये सारी चीजें हमको पहले से ही मालूम है, हम स्कूल में भी पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को। आदिकाल से ही मानव धरती के वातावरण को बिगाड़ने में लगा है, लेकिन विज्ञान युग के बाद, मतलब पिछले 100 साल में ये ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसलिए हम संकटग्रस्त हो गए हैं।
तो ये जो है मेरे को लगता है कि ये मतलब इट्स वेल नोन कि धरती जो है अभी ये ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स डिप्लीशन, वाटर शॉर्टेज, है ना, पॉल्यूशन, ये सारी समस्याओं से हम सब जूझ ही रहे हैं। और काफी साइंटिस्ट जो है वो इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं, काफी सारा एविडेंस के रूप में भी डाटा भी आता ही है। समहाउ जितना काम होना चाहिए वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, और मेरे को काफी बार ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं पर हम लोगों को भी एज पेरेंट्स भी इस चीज की तरफ ध्यान कितना जाता है, ये अपने में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हम सब अपने बच्चों की आने वाली जिंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए काफी चिंतित रहते हैं ना, कि भाई हमारे बच्चे, हम लोग काफी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले समय में अच्छे से जी पाए। अभी जैसे देव भाई कह रहे थे कि इनकी बिटिया 9-10 साल की है, तो हमारे बच्चों ने अभी मतलब काफी समय जो है वो इस धरती पर रहना है। और जो साइंटिस्ट जो बात करते हैं कि भैया ये 40-50 साल में पता नहीं कितनी उथल पुथल होगी, तो हमारे बच्चों का क्या होगा इन 40-50 साल के बाद ना? हम तो शायद ना रहें, लेकिन हमारे बच्चे तो रहने वाले हैं अभी। तो हम इतनी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़कर जाएं, प्रॉपर्टीज छोड़कर जाएं, ये काफी सारे परिवारों में मुझे एक एजेंडा के रूप में, कार्यक्रम के रूप में दिखता है। लेकिन उस प्रॉपर्टीज का, उस पैसे का बच्चे क्या करेंगे अगर ये धरती जीने लायक नहीं रहेगी, अगर पानी नहीं होगा, अगर दूध नहीं होगा, अगर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा, खाने की चीजों में केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सामाजिक स्तर पर और प्रकृति के स्तर पर जो है ये काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अनलेस ऑन ए वॉर फुटिंग, मतलब इनको जो है ना वो इमरजेंसी सिचुएशन समझकर कुछ किया जाए, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि सरकारें कुछ कर रही हैं ना। सरकारों पे एक दबाव है कि भैया आम आदमी को खुश रहना चाहिए। हर 5 साल में धरती पे मोस्टली काफी जगह पे इलेक्शंस होते ही हैं, तो हर सरकार को 5 साल के बाद में फिर से इलेक्शंस जीना है। लॉन्ग टर्म विजन किसी के पास में नहीं है, तो इलेक्शन जीतने के लिए काफी कार्यक्रम जो है वो बनते हैं। तो जीडीपी बढ़नी चाहिए, है ना, ये जिसको हम विकास कह रहे हैं, मतलब जंगल कट रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा धरती के असंतुलन को बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे कानों में पड़ती रहती हैं, समस्या का हमारे को अच्छे से आइडिया है। इसके समाधान की तरफ जो है ना वो हम लोग मतलब जिसे कहते हैं कि सरकारों के पास भी, व्यवस्थाओं के पास भी कुछ खास है नहीं करने के लिए। किसी तरह की कुछ मजबूरियां हैं जिसमें आदमी और पूरी मानव जाति फंसी सी हुई है, जिसके कारण जो है समस्या विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती ही जा रही है। इन स्पाइट ऑफ अस बीइंग अवेयर के समस्या है, फिर भी उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो इसको बाबा जी कह रहे हैं, कोई आदमी नदी में डूबता है तो उभरता भी है, इसकी संभावना रखी हुई है। तो डूब रहा है आदमी, तो उसके बचने की भी, उसके नदी से निकलने की भी संभावना है। तो इसी तरह से धरती को बचाने की संभावना जो है ये हमारे पास में है ही, इसका प्रोविजन तो बना ही हुआ है। इसको हम आचरण में लाना चाहते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल शेप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये हमारे विचारों पे, हमारे ऊपर विचारों में आएगा। कुछ करेंगे तो परिस्थितियां बन जाएंगी, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, नहीं हो चाहेंगे तो प्रतिकूल होगी। तो अभी तो प्रतिकूलता ही बढ़ रही है, ऐसा जो है हम देख पाते हैं। तो ये काफी गहरे से इसके बारे में सोचने की बात है कि ये जानते बूझते भी कभी ये समस्याएं हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, हम बातें भी इसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं एड्रेस नहीं। तो हम अपनी बुद्धि भ्रमित हो, हम भ्रमित होने के कारण इसका प्रकृति के वातावरण का मूल्यांकन करने में चूक गए हैं। इस तरह से हमने वातावरण को भी डैमेज किया है और इवेंचुअली खुद भी डैमेज हुए हैं। और डैमेज करते हुए, डैमेज होते हुए हम खुशहाली मनाएं, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये तो हुआ विगत का विश्लेषण, है ना, तो पास्ट का एनालिसिस हो गया। तो मानव संचेतना से यदि मानव व्यवस्था में जीने को तत्पर होता है, तभी जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुंचती है। तो इसको, इसका प्रमाण मिल चुका है। स्मॉल स्केल पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए ही हैं। इनके शुभ परिणामों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके लोकव्यापीकरण की आवश्यकता है ना, दिस नीड्स टू बी डिसेमिनेटेड, इसके फैलाव की आवश्यकता है। यहाँ से एक ऐसा ऐसा एक फीलिंग आता है कि यहाँ पर एक एक समाधान के रूप में हमारे पास में कुछ है। तो नासमझी के बिना मानव गलती करता नहीं है,
हर मानव शुभ चाहता है और शुभ के लिए जिम्मेदार है। फलस्वरूप कभी ना कभी सर्वशुभ के लिए जिम्मेदारी महसूस करेगा ही, है ना? ये ये जिम्मेदारी जो है यही जागृति को इंडिकेट करती है। सुविधा संग्रह से मुक्ति भक्ति विरक्ति के स्थान पर समस्त समाज की रचना के लिए समझदारी की बात, जीवन जागृति की बात छेड़ने का मन आया। तो ये जो है, ये सुविधा संग्रह और भक्ति विरक्ति, ये बाबा जी ने बार-बार जो है ना मध्यस्थ दर्शन में ये 2 बातें कही हैं कि मानव सुखी होना चाहता है, ये तो हमेशा से ही सच्चाई रही है। तो पास्ट में जो मानव के सुखी रहने के कार्यक्रम रहे हैं, उनको 2 कैटेगरीज़ में बाबा जी ने एनालाइज़ करके हमारे सामने रखा है। एक है सुविधा संग्रह से सुखी होने की कोशिश करना, है ना? पैसा इकट्ठा कर लूँ, सुविधाएँ इकट्ठी कर लूँ, उससे सुखी हो जाए, है ना? और दूसरा जो है वो भक्ति विरक्ति से। तो जो सुविधा संग्रह के पीछे पड़े, उन्होंने आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया। बेसिकली ये कहा कि ये सारी की सारी सिर्फ बातें हैं और भौतिकवाद ही जीवन शैली है। इससे जो है वो कुछ निकल कर नहीं आया, तो फिर एक विकल्प के रूप में पास्ट में ऐसा कुछ लोगों ने निकला कि ये जो सुविधा संग्रह और भौतिकवाद है, ये एक माया है, ये एक जंजाल है और आत्मा परमात्मा में ही सच्चा सुख है। तो इसको आदर्शवाद या अध्यात्मवाद कहा गया और उसमें भक्ति विरक्ति की तरफ जो है ऐसा बोला गया कि जाओ और ये सुविधा संग्रह और संसार जो है ये एक माया है, इससे अपने आप को दूर रखना है। तो ये 2 एक्सट्रीम्स पे मानव जानी जाति का एक जीना जो है वो पास्ट में रहा और कई लोगों ने फिर इसके बीच में अपना एक समीकरण निकाल के कुछ खिचड़ी सी बना के थोड़ी सुविधाएँ रहे, थोड़ी आदर्शवाद रहे, ऐसा करके जीने की कोशिश की। इवेंचुअली कुछ भी जो है वो मानव जाति में समाधान के रूप में निकल कर आया हो, ऐसा ऐसा हमारे सामने कोई एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं है। तो इस सब के एनालिसिस के अंत में बाबा जी ने सह अस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन इसके रूप में एक विकल्प की जीवन शैली दी। तो अस्तित्व को समझने को एक विकल्प रूप में रखा है। ये ना सुविधा संग्रह से समझ में आता है और ना भक्ति विरक्ति से समझ में आता है। ये सह अस्तित्व विधि से ही समझ में आता है। ये जो मध्यस्थ दर्शन का पूरा कंटेंट है। तो इससे इन दोनों के स्थान पर, है ना, इनको सब्स्टिट्यूट करके स्वस्थ समाज की इस रचना के लिए समझदारी की बात, जीवन जागृति की बात जो है वो बाबा जी ने छेड़ी है और मध्यस्थ दर्शन का विकल्प जो है वो मानव जाति के सामने रखा। तो बुद्धि में होने वाला बोध संकल्प क्रिया का प्रमाणीकरण तभी हो पाता है जब बुद्धि में न्याय, सत्य, धर्म का बोध जो है वो हो जाए। तो प्रिय हित लाभ में मानव अभी तक जिया है। तो प्रिय हित लाभ से आगे की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो न्याय धर्म सत्य की जर्नी है ना। यही एक्चुअल में ये हम बार बार, मुझे लगता है कि शुरू शुरू में हम सबको ये कंटेंट भी काफी बड़ा सा लगता है और एक ऐसा अपने में जूझते भी है कि भैया कहाँ से शुरू होंगे, कैसे पूरा होगा, कहाँ कब पहुंचेंगे। तो ये बाबा जी ने 3 शब्द दिए हैं, न्याय धर्म सत्य। ये ये जो है ना, ये बार-बार अपने में देखा जाए कि न्याय कितना मेरे को समझ में आया, धर्म कितना समझ में आया, सत्य कितना समझ में आया। ये समझ में आना ही बोध कह रहे हैं। तो न्याय बोध, धर्म बोध, सत्य बोध ये हो जाए, तो ये जब तीनों बोध हो जाते हैं तो बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। तब मानव जो है सर्वसुख की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। तो ये बार-बार मुझे लगता है जब भी न्याय धर्म सत्य की बात आए, हम भी अपने में रिफ्रेश कर लिया करें। तो न्याय बोध किसको कह रहे हैं कि हर मानव संबंधों में तो जी ही रहा है ना। देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट, इसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता कि एक बच्चा जो है जब पैदा होता है तो संबंधों में ही पैदा होता है। तो बच्चा जो है वो अपनी इन्फेंसी में, शिशु काल में, है ना, ये जो शुरू के कुछ साल हैं, उसमें बड़ी क्लियरली देख पाता है कि उसके आसपास जो है कुछ संबंधी लोग हैं। तो बड़े होते-होते मुझे अपने संबंधों में सही तरीके से कैसे जीना है, संबंधों में सही जीना क्या है, इसको बाबा जी ने शब्द दिया न्याय को। हमारी संबंधों में क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या हम उन जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, क्या हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, क्या हमारी कंपिटेंस डेवलप हो रही है कि हम उन जिम्मेदारियों को सही से निभा पाए। इस सब को न्याय बोध कहा। तो ये पहला स्टेप है। और जिसे कहते हैं कि
इससे कम में चलता नहीं। फिर दूसरा स्टेप जो है उसको कहा धर्मबोध। धर्मबोध जो है ये पूरी धरती के रेफरेंस में बात है। न्यायबोध की जब बात कर रहे थे तो मानव जिन संबंधों में जी रहा है उस रेफरेंस तक बात है ना। मतलब उसमें जो पारिवारिक संबंध है, पति पत्नी संबंध, भाई बहन संबंध, माता पिता का संतान के साथ में संबंध, ये आता है। साथ में जिसको हम मित्र संबंध कहते हैं, वो ब्लड रिलेशन में नहीं आता है, लेकिन मतलब ये भी एक गहरा संबंध है और हर व्यक्ति जो है वो मित्र मित्र संबंध को पहचानता ही है, फील करता है, निर्वाह भी करता है। और फिर एक आता है गुरु शिष्य संबंध। तो इतने संबंध तो बच्चा ही देख पाता है बड़ी क्लियरली। ये 5 संबंधों की हमने बात कर ली। माता पिता का संतान के साथ संबंध, भाई बहन संबंध और पति पत्नी संबंध, ये तो परिवार के हो गए। फिर मित्र मित्र संबंध और गुरु शिष्य संबंध, है ना, ये भी बड़ी आसानी से एक बच्चा जो है देख पाता है। उसके बाद में आता है साथी सहयोगी संबंध और व्यवस्थागत संबंध। तो हम किसी ना किसी, अब जब बड़े होकर के किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में हमारे कोलीग्स रहते हैं, कुछ हमसे जूनियर रहते हैं, कुछ हमसे सीनियर रहते हैं। जैसे एक स्कूल में कुछ लोग हैं, है ना, किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग हैं, वहां पर भी एक संबंध रहता है, तो उसको साथी सहयोगी संबंध बोला। और हम जिस भी गली मोहल्ले में रहते हैं, हम जिस भी शहर में रहते हैं, वहां की व्यवस्थाओं से भी हमारा एक संबंध रहता है। हमको दुकानदार के साथ में एक संबंध रहता है, केमिस्ट के साथ में रहता है, हम बैंक में जाते हैं, हम कैब लेते हैं, हम किसी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, इन सब के में भी जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, इस सब को हमने क्या कहा हम जीवन विद्या में, न्याय शब्द से कहा। ये 7 संबंध, 5 तो पहले बोल दिए थे और उसके बाद में साथी सहयोगी जो है वो वर्क प्लेस पे होने वाला संबंध है। और फिर व्यवस्थागत संबंध, है ना, वर्क प्लेस के अलावा भी हम जिस भी शहर में भी रह रहे हैं, गली मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां पर भी हमारा एक इंटरेक्शन दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ में होता है। ये सारा न्याय के डोमेन में आता है ना। यहाँ पर हमारी संबंध को पहचानते हैं तो जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं। जहां पर संबंध को नहीं पहचानते हैं वहां पर आदमी गलती करता है ना। फिर जहाँ गलती करता है वहां पर शोषण होना शुरू हो जाता है। फिर जो है वो उभय तृप्ति नहीं रहती, है ना। आदमी ऐसा लगता है कि सेल्फिश हो गया है, अपनी तृप्ति चाहता है, दूसरे की तृप्ति जो है वो भूल गया है। और फिर दूसरा जब तृप्त नहीं होता है तो उसको लगता है उसका शोषण हो गया है। फिर ये क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में चीजें गलती की तरफ जाती हैं। अगर न्याय का धर्म बोध जो है ये पूरी धरती के रेफरेंस में होता है। जब प्रकृति की बात करते हैं तो पूरी धरती, वाटर शॉर्टेज, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, मतलब हम देख ही पाते हैं, तो युद्ध होता है तो उसका भी पूरी धरती पर इम्पैक्ट होता है। बेशक अब हम हमारा जितने हमने 7 संबंध थे वहां पर हमारा यूक्रेन जो है वो हमारे रोजमर्रा के जीने में नहीं आता है। श्रीलंका में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, वहां की इकोनॉमी पूरी बैठ गई है, उनके पास में क्रूड है ही नहीं, उनके वहां पर पोर्ट पे जहाज खड़ा हुआ है, लेकिन उसका क्रूड उतारने के लिए पैसे देने के लिए श्रीलंका में इकोनॉमी, बैंक में नहीं है पैसे, इकोनॉमी पूरी फेल हो गई। हमारा दिल्ली में बैठे हुए इन सब चीजों से कुछ खास लेना देना नहीं है, हमारा इनसे इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन धरती के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें हम देख पाते हैं कि व्यवस्था और अव्यवस्था क्या होती है, और फिर इसका दूर दूर तक इम्पैक्ट जाता है। यूक्रेन के वॉर का हम हर जगह पे इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। तो मतलब एक दूसरे को चीजें इम्पैक्ट करती हैं। धरती अपने आप में एक व्यवस्था है। तो धरती अपने आप में एक व्यवस्था है और पूरी मानव जाति इस धरती पर रह रही है, उसका जीने का एक स्वरूप है। वो कल्पना में आता है तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है, फिर ये शब्द बाबा जी ने हमको दिए, ये पूरी धरती के रेफरेंस में आते हैं। न्याय बोध अपने संबंधों के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, ये मिनिमम है हर एक आदमी को जीने के लिए। पूरे धरती के लेवल पे जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था को समझने चाहते जाते हैं। ये जो है सब व्यवस्थापकों को इसकी समझ के बिना व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चला पाए। फिर बाबा जी ने इशारा किया ही है और हम लोगों के भी कानों में पड़ती रहती है कि समस्याएं क्यों आ रही है, कि हमने पूरी धरती को पूरी मानव जाति को अखंड समाज के रूप में नहीं देखा है ना। किसी जाति के रूप में, किसी धर्म के रूप में, किसी ज्योग्राफी के रूप में, किसी भाषा के रूप में, ऐसे करके हम लोगों ने धरती को देखा है। और इसी
इस तरह से जब हम देखते हैं तो अपने को भी मानव ने ऐसा पाया कि मैं किसी जाति को, किसी धर्म को बिलोंग करता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना मेरा काम है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, बाकी जो है वो दुश्मन है, उनका नाश करना है, उनके साथ में गलतियां हो रही। तो बाबा जी ने काफी एनालिसिस करते हुए इस चीज को काफी बार इशारा किया है, और हम लोगों ने अपनी चर्चाओं में देखा ही है कि जितना कॉलोनियलिज्म हमने कुछ साल पहले तक, कुछ डिकेड्स पहले तक देखा, उस कॉलोनियलिज्म में भी क्या हो रहा था कि कोई एक देश है, वो अपने देश के नागरिकों का जीना अच्छा हो जाए, उनको सुविधाएं मिल जाए, ये उनके फोकस में रहा। इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों में जाकर कॉलोनीज बसा ली, वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए, और वहां के नागरिकों को स्लेव्स की तरह से रखा, और वहां से नेचुरल रिसोर्सेज को ला करके अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप की। ऐसा हमने काफी सारे जो आज के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आज से 150 साल पहले तक इस तरह की एक्टिविटीज इन्होंने की है। ये सारा का सारा हम हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में पढ़ते पढ़ाते भी हैं। तो ये सब अव्यवस्थाओं की तरफ ही लेकर गया, क्योंकि व्यवस्था का बोध नहीं था, तो व्यवस्था का बोध होना ही धर्म। ये पूरे धरती को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में हम समझते हैं, तो ये अपने में अपना मूल्यांकन करते रहे कि हमें न्याय बोध कितना हुआ, हमें व्यवस्था बोध कितना हुआ, और फिर सत्य बोध जो है ये पूरे अस्तित्व के रेफरेंस में रहता है। ये धरती से भी बाहर निकल करके पूरे अस्तित्व का डिजाइन क्या है, ये आत्मा परमात्मा जी, ये जो चीजें हैं ये क्या है ना, तो अस्तित्व पूरा कैसे काम कर रहा है, तो उसको जो जो उस तरह की जो परस्यूट्स हैं, उस तरह की जो हमारी समझने के लिए हमारे प्रयास हैं, है ना, उसके रिजल्ट में सत्य बोध। तो बाबा जी ने बोध के 3 क्रम बताए, न्याय बोध, धर्म बोध और सत्य। तो इसी को जागृति भी कहा। ये तीनों हो जाते हैं तो इसको समृद्धि कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है समझने का, ये ही तालाब से न्याय धर्म सत्य तक आगे, इसी का हम अध्ययन कराते हैं। कहा कि अस्तित्व को हम समझते हैं, सह अस्तित्व के रूप में समझते हैं, इसका बोध होता है, इसका हम अध्ययन कराते हैं। फिर इसको गणितीय विधि से, मतलब कि भाई एक्चुअल में जितना भी अभी पढ़ाई हो रही है वो विखंडन विधि से हो रही है। तो विखंडन विधि में क्या हो रहा है कि जो संपूर्ण है वो आंखों से छूट जाता है, और उसके टुकड़े कर करके टुकड़े को हम माइन्यूटली जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो माइन्यूटली स्टडी नहीं करना है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन समग्रता को भी समझना है। तो समग्रता को समझना था, वो छूट गया, सिर्फ विखंडन विधि में फोकस रह गया। तो ऐसा करते करते, विखंडन करते करते एटम का भी विखंडन हो गया, और फिर जो है वो हमने एटम बम और न्यूक्लियर बम ये सब बनाए, और इससे जो है वो जो कुछ भी है वो हमारे सामने है ही। तो इससे तो नाश हुआ ही, और इसके अलावा नाश करने के लिए बार बार जो प्रयोग किए, वो तो एटम बम को एक्चुअल में छोड़ा गया ये तो कम हुआ है, लेकिन उनके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, तो सैकड़ों हजारों टेस्टिंग्स जो हुई है, उससे भी वातावरण का काफी नाश हुआ है, इससे वातावरण की काफी क्षति हुई है। ये बाबा जी ने लिखा यहाँ पर, बोला ये किया मुट्ठी भर लोगों ने, और भोग जो है वो पूरी धरती के लोग रहे हैं। 700-800, जब बोला था बाबा जी तब शायद 700 करोड़ रही होगी पॉपुलेशन, आज 800 करोड़ के करीब है। तो करने वाले तो कुछ लोग हैं, भोगने वाले सभी हैं, क्योंकि धरती का वातावरण जब खराब होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटम बम का टेस्टिंग करने वाले लोग उससे सफर करेंगे, सभी लोग सफर करेंगे, हम भी सफर करेंगे, हमारे बच्चे भी उससे सफर। तो ये कह रहे हैं कि इस सब में वर्तमान जो है ना वो शून्य प्राया हो जाता है, नेग्लिजिबल जैसा हो जाता है। जितना हमने समय को भी कंप्रेस करते गए, तो घंटों से मिनट, मिनट से सेकंड्स, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, ऐसे में गए, तो ऐसा लगता है कि वही प्रेजेंट है, और जो भी उससे पहले था वो पास्ट हो गया, और जो उसके बाद में आएगा वो फ्यूचर हो जाएगा। तो प्रेजेंट तो बहुत छोटा हो गया, नेग्लिजिबल जैसा हो गया। तो बाबा जी एक्चुअल में कह रहे हैं कि जो है वो वर्तमान ही है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। ये बाबा जी ने बार बार भाषा यूज की है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। यहाँ पर भी कहा अस्तित्व का सारा वैभव नित्य वर्तमान है। इस नित्य वर्तमान ही समझना है, जैसा
वह अस्तित्व में चारों अवस्थाएं हैं, उसमें मानव भी है। अब इसको समग्रता में समझना समझना जो है, ये हमारी नीड थी, ये आवश्यकता थी। हम विखंडन विधि से माइन्यूटनेस में चले गए, हमने स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए, विखंडन में गए, और जो समग्रता था वो छूट। तो ऐसे करके जो है ये यहाँ पर बात को बढ़ा। तो जब तक मानव एटम बम, तलवार, झंडा, पत्थर, मतलब इन चीजों पर विश्वास करेगा, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये युद्ध वाली सामग्री, तो जो आदमी को शक्तिशाली होना है तो इन चीजों से शक्तिशाली होगा, ऐसा ऐसा एक परंपरा में चला आ रहा है। तब तक स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, यह सच्चाई है। विश्वास कब होगा? जब स्वयं पर विश्वास होगा, स्वयं को समझेंगे तभी विश्वास होगा। इस सब के लिए हर नर नारी को स्वयं में न्याय धर्म सत्य को समझना होगा। फिर से रिपीट किया है यहाँ पर। न्याय कहाँ से समझ में आता है? संबंध के आधार पर, ये अभी हमने डिटेल में बात की। धर्म कहाँ से समझ में आता है? व्यवस्था से, है ना। पूरी धरती के रेफरेंस में जब हम व्यवस्था को समझते हैं, उसको धर्म कहते हैं। और सत्य धरती से भी बाहर निकल गए, सोलर सिस्टम, फिर पूरा गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी के भी बाहर, वो पूरे एग्जिस्टेंस को समझते हैं, तो हमें फिर जो है उस रेफरेंस में सत्य की। ठीक है? तो मानव में व्यवस्था में कितना रह गया, एक बार मैं देखूं, मेरे ख्याल से एक ही पेज है। हाँ जी, तो इसको कवर करके फिर और बात कर लेते हैं। तो मानव व्यवस्था की मानव में भी व्यवस्था में होने की तरफ, मतलब ए ह्यूमन बीइंग आल्सो वांट्स टू बी लिविंग इन ऑर्डरलीनेस, ना मैं भी व्यवस्थित रहूं, ये तरस जो है, ये प्यास हर मानव में रहती ही है। प्रचलित पाठ्य पुस्तकें जो कि भ्रमित परंपरा के अंतर्गत है, इससे व्यवस्था का बोध हो नहीं रहा है। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव जो है वो धर्म को निभाने योग्य होता है, व्यवस्था में जी पाता है। मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है ना। अस्तित्व में हर व्यवस्था का व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदार करना ही धर्म के रूप में दिखता है। बाकी सब अवस्थाएं जो है वो व्यवस्था में है और व्यवस्था में भागीदारी कर है ना। पदार्थावस्था का धर्म जो है वो क्या है? होने के रूप में है, पदार्थ बना ही रहता है, पदार्थ का नाश नहीं होता है, पदार्थ का फॉर्म चेंज होता रहता है, तो वो पदार्थ बना रहता है। इसको जो है पदार्थावस्था का धर्म बोला। पदार्थावस्था का धर्म क्या है? अस्तित्व, बने रहे। प्राणावस्था का धर्म क्या है? पुष्टि। पुष्टि मतलब उसमें पोषण होता है। जैसे प्राणावस्था में सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती हैं। इसीलिए एक बीज को जब हम लगाते हैं, गेहूं के बीज को, तो 4 महीने में वो उसका इतना बड़ा पौधा, कुछ 3 फुट 4 फुट ऊंचा वो दिखता है। तो उसमें जो ग्रोथ होती है उसको पुष्टि कहा। और वो ग्रोथ कैसे हो रही है? उसमें सेल्स में मल्टीप्लीकेशन, उसको पुष्टि कहते हैं, उसी को पोषण कह रहे हैं। तो प्राणावस्था मतलब सारे पेड़ पौधे जो है, इनका धर्म जो है ये पुष्टि है, और बने तो रहते ही हैं, है ना? तो पुष्टि सहित अस्तित्व, है ना। पौधा है तो पौधा बड़ा हो रहा है, तो बड़े होने के क्रम में बना हुआ है। हमारा बच्चा है तो बच्चा भी पैदा होता है तो 2 किलो का है, 1 साल का होता है तो 10 किलो का हो जाता है, फिर और फर्दर बड़ा होता है। ये सब बड़े होने में बच्चा बना तो रहता ही है, साथ में ग्रो भी कर रहा है। तो ग्रो कर रहा है, उसका पोषण हो रहा है, उसमें भी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा शरीर जो है, पशुओं का शरीर और मानव का शरीर, ये शरीर जो है ये प्राणावस्था की इकाई है ना। ये सेल से ही बना है, कोशिकाओं से ही बना है। तो जैसे कोशिकाओं में ग्रोथ होती है, पुरानी कोशिकाएं जो है वो उनका नाश होता है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो जब तक पुरानी कोशिकाएं कम नाश हो रहा है और नई कोशिकाएं ज्यादा बन रही है, उसको हम ग्रोथ के रूप में देखते हैं, है ना। तो ये जो है ये बड़े होने के क्रम में हमको दिखता है। इसको कहा प्राणावस्था का धर्म पुष्टि सहित अस्तित्व, बने भी रहता है और पोषण भी उसमें होता है। जीवावस्था का धर्म जीने की आशा, पुष्टि सहित अस्तित्व, तो उसमें भी शरीर जो है वो पुष्टि के साथ बना रहता है, और फिर कभी ना कभी जो है वो बना तो रहता ही है, फिर मतलब उसका जब विरचना भी होती है तो भी उसके मूल परमाणु जो है वो बने रहते हैं। साथ में जीवावस्था में जीने की आशा, जिंदा रहो, ऐसा हमको पशु पक्षियों में
ये उनकी एक आशा के रूप में दिखता है। और ज्ञानावस्था का धर्म क्या है? साथ में सुख धर्म। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। साथ में क्या चाहिए मानव को? सुखी होना मानव की आवश्यकता है। ये हम बड़ी आसानी से अपने में टटोल कर देख भी सकते हैं। जिंदा तो हम सब हैं ही, सुविधाएं हमारे पास में है ही, फिर भी जो अपने में कुछ अधूरापन सा दिखता है, कुछ अनफुलफिल्ड सा दिखता है, कुछ दिखता है कि यार चीजें मजा नहीं आ रहा है जिंदगी का, वो बेसिकली है जिस निरंतर सुख के साथ में हम जीना चाहते हैं, वो निरंतर सुख के साथ में हम जी नहीं पा रहे हैं। ये हमारे अंदर जो है ये एक जो है वो पीड़ा के रूप में हमको दिखता है। तो तृप्ति कैसे मिलती है? निरंतर सुख के साथ में जीना। ये मानव का धर्म क्या है? सुख धर्म ही है मानव। तो सुख ही मानव धर्म है। सुख कैसे होगा? ये जो है जीवन विद्या में बड़े क्लियरली कहा गया, समाधान ही सुख है। समाधान से ही समाधान, समझदार होंगे, समाधानित होंगे तभी मानव सुख। जीवन विद्या कंटेंट से पहले काफी हमारे में सही गलत कम ज्यादा कुछ ना कुछ नोशन ऐसा रहता है कि सुविधाएं ज्यादा हो जाएंगी तो आदमी सुखी हो जाएगा। सुविधाएं ज्यादा होने से आदमी सुखी हुआ नहीं, साथ में अव्यवस्था बढ़ी। तो ये आपस में काफी जो है वो हौच पौच सा मामला था। तो व्यवस्था में जीना समझ में आता है, इसको समाधान कह रहे हैं। समाधान खुद कुल मिलाकर क्या हुआ? अस्तित्व, जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण की पहुंच को समाधान। तो ये निष्ठा जो है व्यवस्था में जीकर आएगी, इसके बिना कोई उपाय नहीं है जो धरती को सर्वनाश से बचा सके। इस चीज को बार बार बाबा जी एम्फेसाइज कर रहे हैं। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो परिस्थितियां जो है यही हमको मजबूर करेगी समझने के लिए, है ना। धीरे करके कुछ आगे चल के स्थितियां ऐसे आएंगी कि भैया धरती की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, धरती हाथ खड़े कर देगी, भैया अब नहीं चल रहा, तो मानव मजबूर होकर के फिर समझ। इस तरह धर्म में जीना अर्थात समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व जीना, अखंड समाज में व्यवस्था में ही जीना है। इस विधि से मानव सार्वभौम व्यवस्था को मानवत्व होने को रूप में मैंने देखा है। ये बाबा जी का ठोक बजा के क्लेम है, तो मैं इसको अच्छे से समझा हूँ, मैंने इसको देखा है और देखा है, और ये कह रहे हैं देखा है तो मैं दिखा भी सकता हूँ, समझा है, समझा भी सकता हूँ। मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है और करता भी है ना। जितने भी हमारे प्रोफेशन है सबके अलग अलग है। कोई कपड़े का काम करता है, कोई मिट्टी का, फसल का, खेती का। मानव एक जाति के रूप में पहचानेंगे नहीं तब तक सर्वशुभ किया जा सकता है, ये समझ में नहीं आता है। तो अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य है। मानव जाति एक होना इस तरह से हम स्वीकार कर सकते हैं। उद्देश्य एक ही है, वह है सुखी होना, समृद्ध होना, समाधानित होना, अभय, और इसको प्रमाणित करना। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं उसका आधार मानव जाति एक है, मानव धर्म। सुखी होने का रास्ता है, उसी का नाम व्यवस्था है, धर्म है। इसको प्रमाणित किया जा सकता है, यही इस प्रस्ताव की खूबी है। जय हो, मंगल हो। तो बहुत बढ़िया, आप सबके साथ में इस पुस्तक का फिर से एक बार मेरा भी पठन हो गया। तो एक फ्लो में मुझे लगा कि इसको 3 पेजेस पे बात कर लेते हैं। आप बताएं अपने अपने तरीके से, और कुछ इनमें प्रश्न हो, पूरी पुस्तक पे कुछ प्रश्न रहा हो, है ना, तो प्लीज अपने अपने को अनम्यूट करके जो जो प्रश्न हो, शेयरिंग हो, हम इसके ऊपर कुछ समय लगा सकते हैं। समय तो नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। नमस्ते राजीव भाई, नमस्ते। भैया मैं एक लाइन है, समाधान आएगा व्यवस्था में जीने से। तो समाधान क्या तर्क से नहीं आएगा? और व्यवस्था में जीना तो जो है वो तो समाधान जो भी हम समझेंगे उसके जैसे जिएंगे तो व्यवस्था अपने आप बनेगी। बिल्कुल। तो भैया ये जो है ना, ये दोनों चीजें जैसा मैं समझा हूँ, वो ये है कि दोनों चीजें साथ साथ चलती है। साथ साथ आदमी समझता है और जीता है। फिर जब जीता है तो जीने में कुछ कमी पाता है, तो फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि अभी पूरा नहीं समझा हूं। फिर और समझता है, फिर जीता है,
फिर पूरा नहीं पढ़ता है, फिर और समझता है, जीता है, समझता है, जीता है। ये जो है ये कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है, तो अभी समझना जो है ना वो हमारा पूरा हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे जहां से भी हम समझने जाते हैं, जितना हमारे शिक्षा का कार्यक्रम है, जितनी हमारे सो कॉल्ड हमारे आसपास इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें किसी के पास में भी समझने वाला कंटेंट जो है ना वो कंप्लीटनेस वाला नहीं है, पूर्णता वाला नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं जाकर समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ फिर भी हमारी पूरी हो नहीं रही है। ये हमारे अंदर निराशा को जन्म दे। तो अभी हमारे पास में समाधान का कंटेंट क्लियर रूप में आ गया। तो हमने अपने पे इस चीज को होते हुए देखा पिछले 6-7 साल में कि कुछ समझे, उसके अनुसार जिए, तो कुछ मजा आया, है ना, फिर भी कुछ फेलियर्स रहे, फिर कुछ और समझे, है ना, तो समझते रहे, जीते रहे, समझते रहे, जीते रहे। इससे अपना अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अपना प्रोग्रेस हो रहा है। ये जो है मतलब मेरे को ऐसे इसको मैं देखता हूँ। आप बताइए, ठीक लग रहा? ये कई बार ऐसा लगता है कि हम समझ में आ गया है, लेकिन हाँ, फिर भी जीना नहीं होता। नहीं होता तो कंफर्ट जोन, इसको, हाँ, तो समझ नहीं आया है अभी पूरा, फिर और समझा जाए। कंफर्ट जोन जो लगता है ना कि इसमें उसमें रहता है आदमी कई बार। हाँ, हाँ, तो लेकिन जीने निकलेंगे भैया तो पूरी धरती पे ही जीने निकलेंगे, है ना। अपने कंफर्ट जोन में ही जीऊंगा मैं, एक नैरोनेस में ही जीऊंगा, तो वो तो इनकम्प्लीट होगा, उसमें पूरा मजा नहीं आएगा, है ना। जैसे हम बच्चे को ना गाड़ी चलाना भी सिखाते हैं, है ना, तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसको खाली सड़क पे लेकर जाते हैं। बच्चों को खाली सड़क पर गाड़ी चलाना, उसको लगता है कि हाँ मेरे से चल रही है, ठीक है। फिर वो गाड़ी लेके सड़क पे उतरता है ना, फिर लगता है अरे यार गाड़ी तो अभी चली नहीं, अभी तो एक स्लोप आता है तो गाड़ी बंद हो जाती है, लाल बत्ती पे खड़ा होता हूँ तो फिर गाड़ी चलती नहीं है, फिर पीछे वाले हॉर्न बजाते हैं, फिर लगता है कि और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। तो प्रैक्टिस करना है, फिर जीने जाना है, फिर और प्रैक्टिस करना है और जीने जाना है। कब तक करना है? जब तक प्रैक्टिस करके तृप्ति ना हो जाए। एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है, फिर आदमी को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती। तो मतलब अगर ऐसा लगता है कि हमें समझ में आ गया है और हाँ, जीने में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आया। हाँ, अभी समझ में पूरा नहीं आया, इसका यही मतलब है। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते शैलेंद्र। अभी अभी मेरे को एक सेंटेंस से समझ में आया कि जब समझ में आ जाता है तो ध्यान में बना ही रहता है। ये जो आपने बताया ना कि जब सीख जाते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब प्रैक्टिस पूरी हो गई है और हाँ। जीने में तृप्ति आ गई है। मतलब तृप्ति में भी उभय तृप्ति, मतलब मैं जब सड़क पे गाड़ी चलाता हूँ तो मैं भी तृप्त हूँ, क्योंकि मुझसे गाड़ी अच्छे से चल रही है, और दूसरे लोग जो सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं वो भी तृप्त है कि भैया मैं उनकी गाड़ी को ठोक नहीं रहा। नहीं मतलब वो समझ में ये सेंटेंस है ना, मतलब पढ़ लिया, हाँ, समझ लिया, सुन हाँ, लिया, लेकिन हाँ, उसका मीनिंग क्लियर बिल्कुल। नहीं निकल के आया। तो बस वो निकल के तब आया कि ध्यान में बना रहना मतलब क्या है, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब करेक्ट करेक्ट, ये बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बढ़िया भैया। तो धीरे धीरे कभी कभी मतलब पूरा 1.5 घंटे में कोई एक सेंटेंस होता है, वही क्लिक कर जाता है, तो आंखों में चमक सी आ जाती है भैया। मैंने आपकी हाँ आंखें देखी नहीं, आवाज में ही चमक आ गई भैया शैलेंद्र भैया। एकदम बढ़िया। गुड। और बताएं अविनाश भाई, आप भी कुछ शेयरिंग रखे, बड़े दिनों से आपको भी सुना नहीं, आपको भी सुन के अच्छा लगता है भैया। भैया आज तो आपको सुनना अच्छा लग रहा है। और वैसे तो से कहा जाए तो अपने आप को मतलब क्या कहेंगे, रिवाइव कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी हम भी रिवाइज ही कर रहे हैं भैया, हम सब साथ साथ ही हैं। जी। और मैं तो एक्चुअली वो मिस कर रहा हूँ, जो आप मूल्यों का जो सेशन आपका चला करता था ना, तो इतनी गहरा चर्चा थी। हाँ भी आपका मार्गदर्शन जिस तरीके से सभी साथियों को मिल रहा है वो भी कमाल का है। तो मेरे पास तो फिलहाल जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, बस आपको सुनना अच्छा लगा। और कोई साथी? ठीक है, तो मेरा ऐसा मन है कि टाइम तो है अभी आधे घंटे का, और आज जैसे हमने पुस्तक का पठन कंप्लीट किया है, तो सभी साथी जो जुड़े हैं कुछ मतलब कुछ अपनी तरफ से कम इतना बोल दे कि भाई हाँ अभी
और कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम आगे का कार्यक्रम बना लेते हैं। और कुछ बोलने में जो पूरा, जैसे शैलेंद्र भाई ने कहा कुछ क्लिक किया, आपको भी पूरे पठन में या आज के पठन में कुछ क्लिक किया हो, कुछ शेयरिंग हो, वो अपनी तरफ से रखते रहें। एक एक करके सभी रखेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं रखा तो अच्छा रहेगा, और फिर हम ना आगे का भी फॉर्मुलेट कर लेंगे। भैया पुस्तक का पठन समझाने पूरा कहाँ हुआ अभी? भैया बस इतना ही रखते हैं भैया। पहले बात हो गई थी और ऐसा ठीक भी लगता है कि ये जो मेन शिविर है ना, ये 86 पेज तक है। इसके बाद में 87 पेज से जो है ना 30-35 पेजेस आगे के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स है। तो वो हमारा सुझाव ये है कि उसको आप अपने आप पढ़ लें, ठीक है। और किसी के कुछ प्रश्न हो गए तो सेशंस में ले सकते हैं उनको, लेकिन हम इस तरह से उन प्रश्नों उत्तरों का भी हम पठन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट संडे क्या होगा? वो भी वर्कआउट करेंगे भैया। मेरा ऐसा मन था कि अगर आपके मन में कुछ है तो बताइए, नहीं तो इसमें ना कई बिंदु आए थे, उनको हमने ना मतलब क्या किया, मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें कुछ कुछ बिंदु रखे हैं। तो मेरा ऐसा मन था कि आप लोगों का भी अभ्यास होता रहे, तो हम उन बिंदुओं को सामने रख के चर्चा में लाएंगे और आप लोग भी बोलेंगे साथ साथ। तो मुझे लगता है कि आपका ना अभ्यास होना भी बड़ा जरूरी है। मैं ही बोलता रहूं सभी सेशंस में तो मेरा ही अभ्यास होगा, और ये कोई प्रवचन किस्म की चीज तो है नहीं। तो मतलब वो पॉइंट्स हम रखेंगे सामने इसी पुस्तक में से ही, जीवन विद्या एक परिचय में से ही, और आपको उसमें किस तरफ ध्यान जाता है, आपकी क्या समझ बनी है, उसको कुछ रखें। बारी बारी से सब लोग रखेंगे तो आप लोगों का अपना कुछ अभ्यास भी होगा, और बोलने के क्रम में आपको भी क्लियर होगा कि कितना समझ आया कितना नहीं आया, और साथ में और रिवाइज हो जाएगा। संध्या दीदी, आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। नमस्ते भैया। दीदी भैया मैं जहाँ थोड़ी सी अटकी हूँ इन दिनों में, पिछले दिनों में, मैं उससे संबंधित आपसे एक सलाह लेना चाहती हूँ। बताइए दीदी। जब तक वातावरण सही चलता रहता है, सब मिलता रहता है, तब तक तो ऐसा लगता है कि हम समझदार थोड़े थोड़े होने शुरू हो गए हैं, कि मतलब घर में एडजस्ट ठीक कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि घर के सदस्यों को भी थोड़ी थोड़ी इस विषय में अब समझ बननी शुरू हो गई है कि चलो बेटे ने शिविर किया, बिटिया गई हुई है, थोड़ा बहुत एक एक दिन का ही हस्बैंड को चाहे बीच बीच में ला ला कर कहीं कहीं पर किया, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट बनना शुरू और थोड़ा सा हम करते हैं। पर वो अटक जाते हैं वहां पर जब बाकी संबंधों में, व्यवस्था में जीते हैं। तो सपोज एक छोटा सा एक घर बना रहे हैं हम कहीं पर, देहरादून में शुरू किया, पर जब मैं उन वर्कर्स के साथ मैं अकेली ही रह रही थी अभी पिछले कुछ समय से, तो मैं देख रही थी वहां पर मैं बहुत टेम्पर लूज कर रही थी, क्योंकि अगर उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी व्यवस्था को देखा, नहीं रेता आ रहा, नहीं कोई चीज आ रही है, तो उन्होंने कोई भी और बहाना लगाकर हमें ही डिग्रेड करके, आपने ही तुड़वाया, इस वजह से हो गया, ये होगी। वहां मैं टेम्पर लूज कर जाती हूँ। और मतलब अभी आपने उभय तृप्ति की बात की थी, गाड़ी अगर दूसरा भी नहीं चला रहा, वहां पर भी आपको कैसे सही उसमें रहना, तभी धर्म तो तभी वो सार्थक होता है ना। बिल्कुल। तो वहां तो कहीं पर भी हम अभी सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम शांत और हंसते मुस्कुराते रहे कि नहीं उसको भी समझ नहीं है, 10 दिन और वो बरसातों में लेकर ले आएगा सारा कुछ सामान और फिर बना देगा। मतलब उस समय पर उसको हम कैसे टैकल करें, अभी उन चीजों को टैकल करना ही नहीं आ रहा हमें, स्थितियों को। तो दीदी सबसे बढ़िया चीज तो जो ना ये है कि हम ना इस चीज की तरफ खुलकर हमारा ध्यान जा रहा है, और अब हम में कोई हिचक नहीं है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपने जिस शुद्ध भाव के साथ में, हम 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस गोष्ठी में बैठे हैं, अपने अंदर, मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है और मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ना, इस चीज को इतनी सहजता से व्यक्त कर पाना जो है ना, मुझे लगता है कि ये सबसे पहली उपलब्धि है। अच्छा ना, ये सब कि मुझे इम्प्रूव कर, जैसा मैं हूं ये मुझे अपने आप को ही स्वीकार नहीं है।
हाँ जी, बिल्कुल, वो बहुत गंदा लगा कि मतलब वो ना गलत व्यवहार कर रहे हैं तो मैं भी गलत ही कर रही हूँ, मैं भी तो बोल रही हूँ गलत कहीं न कहीं पर। और ये भी देख रही हूँ कि और अगर ये भी देख रही हूँ कि अगर मैं चुप रहती हूँ, आकर जब मैं थोड़ा-सा अपना एनालाइज़ कर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, यार नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं करना तो मतलब मैं ये देखती रहूँ इस चीज़ को कि वो इस चीज़ को करेंगे, तो क्या वहाँ पर मुझे भी तो एक्शन लेने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सामने लेबर दे रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरी किसी ज़िम्मेदारी से परिवार ने भेजा है, यहाँ पे काम कराने के लिए, तो मैं कि चुपचाप करती रहूँगी, चुपचाप सहूँगी, तो मैं अपने घर के लिए जस्टिस नहीं कर रही हूँ। मतलब जस्टिस किसको कहूँगी मैं उस समय पर जस्टिस की भाषा ही भूल जाती हूँ। समझ नहीं बनती है भैया जी। नहीं, नहीं, नहीं। तो दीदी देखो ऐसा है कि हम हर मानव की व्यवस्था में जीने की चाहना है। ये हमने आज भी पढ़ा है और पिछले कुछ सालों से जब से जीवन विद्या के शिविर सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उन सब में ये भाषा तो आती है। तो हम भी व्यवस्था में जीना चाहते हैं। कई बार आस-पास के लोग व्यवस्था में नहीं जीते हैं, तो मुझे गुस्सा करना है या मेरे पास में कुछ और अल्टरनेटिव है? तो ये धीरे से दीदी सबकी परिस्थितियां जैसी-जैसी हों, अब आपका लेबर कैसे है, ये आप बेहतर जानते हैं। मतलब मैं अपने घर गृहस्थी में भी देख पाता हूँ, अपनी पत्नी को भी देख पाता हूँ। देखिए घर में भी काफ़ी हेल्पर्स आते हैं, है ना? हम बिल्कुल। सबके घरों में आते ही हैं। अब उनका भी कुछ शेड्यूल बना रहता है, कुछ टाइम रहता है कि कोई 9 बजे आएगा, फिर कोई दोपहर को 1 बजे आएगा, कोई रात का खाना बनाना है तो उसने 8 बजे आना है। अभी हम भी देखते हैं कि भैया व्यवस्था की चाहना क्या है कि भैया जितने बजे बोला है उतने बजे या जितने बजे का टाइम सेट हुआ है उतने बजे आ जाओ। अब कभी-कभी कोई वर्कर जो है वो उसको टाइम का कॉन्सेप्ट ठीक रहता ही नहीं है, वो केयरलेस रहता है। अब उसमें क्या संभावना रहती है? मैं भी देख पाता हूँ कि कई बारी मतलब एक रिएक्शन ये होता है कि उस पे गुस्सा करना शुरू कर दो। अरे तू कल भी लेट आई थी, तू आज भी लेट आई है, अरे तेरे को तो पता ही नहीं चलता, है ना? अब ये गुस्से में ही ज़िंदगी कटती रहेगी, ठीक है? अब ये ठीक नहीं है। अब उसको कुछ ना बोलो, जब आए वो आती रहे, ऐसा कर दें, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि घर में बुजुर्ग भी है भैया, उसके ऊपर कुछ व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी है तो वो आएगी तो जिम्मेदारी पूरी करेगी, नहीं तो बुजुर्ग भूखे रहेंगे, तो ये भी स्वीकार नहीं है। तो क्या किया जाए तो उसको ठीक तरीके से, व्यवस्था की अपेक्षा उसकी भी है, हमारी भी है। तो धीरे से ना मैं देख पाता हूँ कि फिर ना मॉडल बदलता है, आदमी गुस्से में नहीं आता, लेकिन व्यवस्था बनानी है, ये उसका जो है ना फिर सबकी परिस्थितियों के अनुसार निकलता है। तो उसमें बड़ी आसानी से जिन का ध्यान गया हमारे घरों में भी, मैंने देखा कि बड़े आराम से ही ना किसी को किसी हेल्पर से हम खुश नहीं है, तो ये भी बड़े सहजता से उसको कह पाते हैं कि भैया देख ऐसे नहीं चलने वाला। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हुँ। है ना? मल देख मतलब तेरे पे पूरे घर के दूसरे लोग भी हैं, उनकी भी डिपेंडेंसी है। एक दिन कुछ हो गया हमें समझ में आता है, 2 दिन कुछ हो गया समझ में आता है। अब ये रिपीटेडली होगा तो तुम भी देख लो, अगर ये तुम्हारे टाइम टेबल में फिट नहीं हो रहा, तो हम दूसरा हेल्पर ले लेते हैं यार, तुम्हारे को भी और काम मिल ही जाएँगे। तो गुस्सा आए बिना भी बात की जा सकती है। ये जब अपने में ना इस चीज़ की नीड महसूस होती है कि भैया गुस्सा करके मैं तृप्त नहीं हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना? मतलब हुँ, मैं अपने में इस चीज़ को बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ, जब तक मेरे पास मैं जिन पास में जीवन विद्या का कंटेंट नहीं था आज से 7-8 साल पहले तक, मुझे ये लगता था कि मैं तो अच्छा आदमी हूँ, बस ये मेरे आस-पास वाले लोग अच्छे हो जाएँ, हुँ, हुँ। ठीक है? बिल्कुल। जीवन विद्या के कंटेंट के साथ में ध्यान ये गया भैया इनको अच्छा होना है, ये भी एक आवश्यकता है, इनको इम्प्रूव होना है, ये भी एक आवश्यकता है, मुझे भी इम्प्रूव होना है। हुँ, ठीक है? बिल्कुल। तो ये जब इम्प्रूव होंगे ये इनकी अपनी स्थिति गति है, मुझे इम्प्रूव होना है ये तो शुद्ध रूप से मेरे हाथ में है। तो मैं अपने पे तो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देता हूँ। मैं उनके व्यवहार से तृप्त नहीं होता, ये मेरी अतृप्ति का एक कारण है। लेकिन काफ़ी बार मैं जो व्यवहार कर जाता हूँ उससे भी मैं तृप्त नहीं होता, ये भी मेरी अतृप्ति का कारण बनता है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे का व्यवहार बदलेगा ये एक लंबा काम है। मेरा व्यवहार
मेरे रिस्पॉन्सेस बदलें, इसकी तरफ ध्यान जाता है, तो मैं अपने व्यवहार से तृप्त होना शुरू होता हूँ। तो इससे भी चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं। फिर मैं किसी स्टेज पे ऐसा पहुंचता हूँ कि भाई लोग मेरे को प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो यार ये सही से जी पाता है ना, मतलब किसी का शोषण करता भी नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करता भी नहीं है, और कोई और भी इसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर पाता है, शोषण नहीं कर पाता है। एक्चुअल में सभी व्यक्ति ऐसा जीना चाहते हैं। ये जब हम कुछ कुछ अपने में देख पाते हैं, टू दैट एक्सटेंट फिर हम दूसरों को भी प्रेरित कर पाते हैं। तो मतलब मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए दिया दीदी कि ये हम सब देख पा रहे हैं, सबकी स्थितियां अलग रहती है। आपका लिवर कैसे काम करता है, आपका इस पे क्या विकल्प है, वो आप देखेंगे ही, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। यही अभ्यास के बिंदु। जरूर भैया। 2-4 दिन ठीक रहती हूँ, फिर बीच में कभी ना कभी फिर कर जाती हूँ रिएक्ट। बड़ी जितना उस पर ध्यान जाता है ना, ये मेरे को शुरू के दिनों में अंकित भाई का एक जो है ना, वो देखिए जिसने हमसे पहले यात्रा शुरू की है ना, उन्होंने भी कुछ कुछ पकड़े हैं अपने में एक्सपेरिमेंट कर करके। तो अंकित भाई ने ये कहा, और मेरे को जब भी याद आता है मुझे लगता है कि बिल्कुल सटीक पकड़ा उन्होंने। कहते हैं कि शुरू शुरू में आदमी गलती करता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसने गलती की है, ठीक है। फिर गलती कर जाता है, गलती करने के बाद में पता चलता है कि गलती की है। ये एक बेहतर स्थिति है ना। पहले क्या होता था, गलती कर रहे हैं और लग ये रहा है कि गलतियां दूसरे ही कर रहे हैं, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, अपनी गलती का पता भी नहीं चलता। इस पे सब लोग रहते हैं। फिर जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट अपने में करते हैं, तो हम गलती कर जाते हैं, लेकिन गलती करने के बाद में हमें ध्यान आता है ये मैंने गलती की थी। ये एक अच्छी स्थिति है। फिर एक स्थिति ये आती है कि हम कर रहे होते हैं, गलती कर रहे हैं, और करते करते ही पता चल रहा है ये फिर से गलती कर रहा हूँ। सही भैया, ऐसा हो रहा होता है। ऐसा हो रहा है, पता चल रहा होता है, पता चल रहा लगता होता है है, शांति तभी मिलेगी जब मैं एक बार इसको निकाल। ठीक है। और फिर धीरे से और इम्प्रूव करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि गलती करने से पहले ही पता चल जाता है कि अरे भैया अब ये फिर से जो है ना, मेरे अंदर लक्षण आ रहे हैं कि अब मैं गलती करने वाला हूँ। तो आदमी वहीं पे ही अपने को रोक लेता है, और फिर इवेंचुअली एक स्थिति आती है कि गलती होती ही नहीं। बहुत खूबसूरत होता होगा वो पल। ठीक है। तो ये अंकित भाई ने शुरू के सालों में ना, जब उनका 7-8 साल का, मतलब उन्होंने 2006-7 में कुछ पहला शिविर किया, मेरा 2014 में पहला शिविर हुआ, तो अंकित भाई ने बताया कि भैया हमने ना ये इस तरह से देखा है कि कुछ कुछ ऐसी सीक्वेंसिंग होती है, और मैं देख रहा हूँ तो मेरे साथ भी मैंने देखा कि हाँ भाई ऐसी सीक्वेंसिंग होती है, आप भी बता रहे हैं ऐसी होती है। तो बढ़िया है, सब लोगों का इस पे ध्यान जाए, सब अपने में देखें कि कहाँ कहाँ खड़े हैं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत बढ़िया। संजीव सर, दिव्य बोल रहा हूँ। बताइए। एक छोटा सा किस्सा है जो मैं बताता हूँ, और सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो जब 2014 में हम दोनों एक एक्सरसाइज कर रहे थे, और ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़े ग्लोबल न्यूज पब्लिशिंग हाउस के लिए थी, और जिस एक्सरसाइज में हम लगे हुए थे, बाकी साथियों की सूचना के लिए, दिव्य और मैं जो है ना, हम पुराने कोलीग्स रहे हैं। 2014 में हम दोनों HCL में इकट्ठे काम करते थे। तो दिव्य मेरे से उम्र में काफी छोटे हैं, 15-20 साल छोटे होंगे, लेकिन हम एक ही टीम में थे। तो दिव्य शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में कोई एग्जांपल दे रहे हैं। तो हाँ दिव्य, आगे बढ़िए। बिल्कुल सर, हाँ जी। तो वो ग्लोबल न्यूज पब्लिशिंग हाउस है, और काफी बड़ा न्यूज पब्लिशिंग हाउस है, और जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें रह रहे सभी एम्प्लॉइज की वेज ऑफ वर्किंग चेंज होने वाली थी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस काम का प्रेशर भी बहुत था, ना केवल हम पे बट कस्टमर पे भी उतना ही ज्यादा प्रेशर था। और जब इतना प्रेशर होता है तो सब तरह के लोगों का असली कैरेक्टर भी सामने आता है धीरे धीरे करके। और उसी के अंदर हमारा एक कस्टमर होता था जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी पोजीशन पर था, और हमें कस्टमर की सुननी भी पड़ती है, बट हमें साफ साफ लग रहा था कि उससे वो कई जगह पे शॉर्टकट लेते भी थे, और ऑल्टरकेशंस भी बहुत होते थे हमारे, खूब मतलब ज्यादातर हमारी मैनेजमेंट या फिर लड़ाई बहुत होती थी। बट उसके अंदर जो संजीव सर ने जो पॉलिसी बना रखी थी कि सही फोरम पे सही बात करनी है, सही पॉइंटर्स के साथ, तो जब भी हमारे डेली या वीकली अपडेट होते थे, तो it was very evident that we are not getting into fight, but with choosing the right words, we were communicating our messages back to the management of customer. और वो इतना जल्दी
सबको मतलब शायद 1 महीने के अंदर वो चीजें इतनी प्रोमिनेंट हो गई कि उस कस्टमर को, जेम्स जाओ को अपनी पोजीशन से फिर हटा दिया गया था और फिर चेंज हो गया था सब कुछ। तो आई थिंक वो पॉलिसी अपनाना कि नहीं ठीक है, फालतू की बात से तो शायद नहीं हो पाएगा सॉल्व, बट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी और जो फैक्ट है उसको सामने लेके आना। तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा था, और ऑब्वियसली उसके बाद फॉलो करने में भी मेरे को बहुत ऐसे अभी भी हेल्प होती रहती है इस तरह की चीजों से, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेशनल लाइफ में नहीं देखने में आ पाते ऐसे केसेस और हैंडल करनी पड़ती है इस तरह के सिचुएशंस। बढ़िया। बोला, एक्चुअल में भी आपने बोला तो मेरा भी ध्यान गया कि हम ना अपने आसपास हमारे को काफी सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाई जाती है। उसमें से एक जो है ना, सूत्र के रूप में बोलते हैं कस्टमर इज द किंग, है ना। ईश्वर जो ग्राहक जो है वो ईश्वर है। तो अभी हम लोग एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे HCL में, और हमारा एक कस्टमर था, और कस्टमर काफी बार अनरीजनेबल था। मतलब सपोज कीजिए हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, हमें 6 महीने में प्रोजेक्ट करना है, तो कस्टमर से भी हमको कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमारे को एक्सेस देगा, कस्टमर हमारे को बताएगा मेरे ये कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर है, इस पे ये काम करना है, तो हम अपना काम कर पाएंगे। ठीक है। अब कस्टमर अगर हमारे को कोऑपरेशन नहीं दे रहा है ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजंस, उसकी अपनी इनएफिशिएंसीज है, या वो कुछ इसी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है ना, तो अब कस्टमर इज द किंग मानकर चलेंगे तो भी चलने वाला नहीं है। एंड में जाके जब 6 महीने में काम नहीं पूरा होगा तो सबसे पहले तो हमारे को ही डांट पड़ेगी, और लाइक वो एक्शंस वगैरह होते हैं। तो अभी कस्टमर कर रहा है, स्ट्रेट में उसको बोलते हैं। तो यही दिव्य एग्जांपल दे रहे हैं। तो मीटिंग्स में सीनियर लोग भी बैठे रहते थे, तो बड़े आसानी से विदाउट लूजिंग टेम्पर हम क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए कि कुछ काम मेरे को करना है, कुछ काम आपको करना है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप भी देख लो कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे, मेरे से कुछ कमी हो रही हो तो मुझे बता दो, मुझे आपसे ये वाली एक्सपेक्टेशन है जो फुलफिल नहीं हो रही। जो भी हमने ना घर के वर्कर्स की भी कही, वो ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम टाइम पे आओ, है ना। कभी 5-10 मिनट इधर उधर होता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक की वजह बोला और आई ही नहीं, अभी इंतजार कर रहे हैं कि भैया खाना बनेगा, खाना बन ही नहीं रहा, वैसे तो काम नहीं चलेगा। तो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल है, तुम इसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, इस चीज को हम अच्छे भाव के साथ में कम्युनिकेट कर पाए, ये योग्यता अपने में विकसित करनी है। बहुत खूबसूरत। आप जब क्लास भी लेते हैं तो आपने ना सबसे जो मैं ये सीख पाई हूँ आपसे, कि आपने हमेशा से जब भी कोई अपनी बात भी रखने लगता था तो आप उसमें ये बात का जरूर ध्यान दिलाते थे कि हमें ना शब्दों का सही प्रयोग करें। हम शब्दों का अगर सही प्रयोग करते हैं तो वो हमारी बात काफी मायने में सही जाती ही है, उसका इम्पैक्ट भी सही जाता है। कई बार हम जाने अनजाने में अपने वर्ड्स, हमारी आम भाषा में ही कई बार हम भाव अच्छा होता है पर बात तो शब्द अच्छे यूज नहीं कर पाते हैं। तो शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा है, ये बड़ी योग्यता अपने अंदर बनानी है, धीरे धीरे इस चीज को भी हमने करना है। और ये मध्यस्थ दर्शन में तो शायद बहुत ज्यादा ही इस चीज पर जोर दिया गया है, और इसको फॉलो करने से तो आपने भी अच्छे बहुत से ज्यादा निखार आएगा बहुत, और आपने भी इस चीज को हर क्लास में लर्नर्स हब पे जब हमारी चलती थी तब भी हमेशा इस चीज को बहुत स्ट्रांगली कहा कि शब्दों का सही प्रयोग करो आप सब। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत चीज रही, और ये हम सब के लिए बहुत ही है इंस्पिरेशन भैया। चलिए, बढ़िया बढ़िया दीदी। और बताएं विनोद बाला दीदी। अभी म्यूट पे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? विपिन बिहारी जी। जी भैया जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया। सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया भैया जी। हम तो देखो कहते हैं ना, विकसित विकसित के सानिध्य में जो है सफल होता है, तो हम सभी जो है आपके सानिध्य में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा कैटेगराइजेशन मत कीजिए, हम सभी मिलजुल कर समझ ही रहे हैं भैया। और जो है हापुड़ में इतना बढ़िया से आप हम लोगों को जब सोम भैया से शिविर कर रहे थे 2016 में, तो ग्रुप में आप बैठक में इतना बढ़िया से समझाते थे। उसके बाद जो है द्वारका में हम लोग बैठते थे गोष्ठी में, आप कितना दूर से आते थे और निश्चित समय से पहले आकर
और हम लोगों को संबोधित करते थे, मीटिंग को सफल कराते थे। तो आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है भैया जी। और ये जो है मानव व्यवहार दर्शन में एक जगह एक लाइन है, निष्ठा से ही अध्ययन सफल होता है। तो निष्ठा बनी हुई है, हम लोग बनाए हुए हैं, सभी जितने भी इसमें उपस्थित हैं। और जो भी जीवन विद्या में, तो एक बात है ना, एक बार जो जीवन विद्या में जुड़ा, एक बार जो जुड़ गया, उसके बाद वो जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, काग चेष्टा बको ध्यानम, वो संस्कृत का श्लोक, तो वो समझ में नहीं आता था, यहाँ समझ में आया है। एक बार जीवन विद्या में जो जुड़ गया, वो तलाशता रहता है कि ऑनलाइन कहाँ चल रहा है, कितने बजे चल रहा है, कौन सी मीटिंग चल रही है। अभी ये मीटिंग खत्म होगी, दूसरी मीटिंग फिर शुरू हो जाएगी कहीं, दूसरी खत्म होगी, तीसरी फिर शुरू हो जाएगी कहीं, और वो छोड़ ही नहीं सकता है एक बार, क्योंकि इसमें अविकसित विकसित को पहचान पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जुड़ने से पहले, इसमें नहीं जुड़ने से पहले हर व्यक्ति अपने आप को विकसित ही समझता है और दूसरे को अविकसित समझता है। यहां समझ में आता है कि हमारे अंदर अभी समझने की ललक है, हमारे से तो बहुत लोग आगे हैं, और जो नहीं भी आगे हैं उनको भी हम आगे की तरह ही देखते हैं। और इसलिए जो है इसमें ये बात मेरे को समझ में आई, निष्ठा से अध्ययन सफल होता है। ये लाइन है मानव व्यवहार दर्शन के अध्याय 14 में लास्ट अनुभूति है। तो बहुत बढ़िया भैया जी। और ये जो अभी आप बताए ना, ये एक आपने जो बताया कि गलती वाला जो बताया ना, वो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आता है कि पहले हम लोग गलती करते थे तो पता ही नहीं चलता था, मानते भी नहीं थे, कोई बताता भी था ना कि तुम गलत हो, मानते ही नहीं थे, मैं कैसे गलत हूँ। बाद में पता चला गलती करने के बाद पता चलता है कि मैंने गलती किया। गलती, उसके बाद तीसरी स्थिति, जैसे आप चारों स्थिति बताए ना, वो चारों स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। और ये बढ़िया है, बीच बीच में जो है रिवीजन होता रहता है, बढ़िया है। हम लोग भी जो है आप लोगों से जो है सानिध्य में आते हुए, और जैसा आप लोगों ने समझाया था शुरू में कि जुड़ते रहा करो, गोष्ठी करते रहा करो भैया जी, तो प्रतिदिन 8:25 पर प्रतिदिन ऑनलाइन हम लोग जुड़ते हैं टेलीग्राम पे। बढ़िया, ये मैंने देखा विपिन बिहारी भाई भी मतलब कुछ साल से काफी लगन से लगे हैं, और अपने अपने स्तर पर भी कुछ और भी गोष्ठियां जो हैं चला रहे हैं, खुद भी चला रहे हैं, और कुछ और गोष्ठियों में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि बढ़िया है, ये सारे हम सबके प्रयास जो है ना अपने अभ्यास के लिए। कभी तो आपका पीडीएफ चला देते हैं, आपने पीडीएफ दिया था उसमें चला देते हैं, आपकी भी काफी चर्चा होती है। ये तो मैंने देखा भैया, वो जीवन क्रिया वाला पीडीएफ जो है वो काफी पॉपुलर हो गया है, वो काफी जगह पे जो है ना वो उसी को लेके जीवन क्रिया की चर्चा होती है अभी, ऐसा मेरे को पता चला। जी, बढ़िया, अच्छा, गुड। और बताएं शालिनी दीदी। हाँ जी भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। नहीं भैया, अभी तो सुनने की स्थिति है, रखने की स्थिति तो डेफिनेटली नहीं है, बट हाँ उसको अपने अंदर जीने में लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। और ये जो 4 स्थितियां अभी डिस्कस हुई, ये तो हम सब देख पाते हैं भैया। हर कई दफा मतलब हम पहली में अटकते हैं, कई दफा दूसरी, मतलब ये दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वो जिसको कहते हैं ना क्रिया में देखना, वो परिमार्जन और फिर प्रत्यावर्तन और परावर्तन बोलते हैं। हम अनुभव तो नहीं है, डेफिनेटली नॉट। हम तो बहुत सबसे लोएस्ट स्टेज पे हैं, पर हाँ वी कैन सी दैट वन स्मॉल चेंज इन अस दैट मेक्स अस हैप्पी। अभी आपने बोला कि आवाज में भी चेंज आ गया, बिल्कुल भैया को, शैलेंद्र भैया को, बिल्कुल सही है। एक चीज समझ में आती है, वो अंदर स्थिर होने लगती है। उसके साथ हम बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि भाई बाकी की लाइफ के एग्जाम्पल्स को हम उस जगह कहाँ प्लेस कर पाते हैं। तो ये चीजें तो ऑनगोइंग हैं भैया, और आप क्लास लेते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। जितना हो सकता है जुड़ने की पूरा प्रयास रहता है। तो दीदी मतलब आप बेशक कहें कि अभी व्यक्त करने की स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो ना सभी व्यक्त हो भी, मतलब अभी मतलब वो जैसे ना वो मतलब नहीं तो वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, हमेशा ही जो है वो कोई मतलब हम ही बोलेंगे और आप सुन के ही मजा लेते रहेंगे, तो ये वाला मजा पूरा पड़ेगा नहीं।
नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये मेरे को लग रहा है कि हम इस ग्रुप में ना अब कोशिश ये करेंगे आने वाले कुछ सेशंस में, तो मेरे मन में और किसी का कुछ मन हो शेयर करने का तो बता दें प्लीज, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा अभी 10 मिनट में आगे का एजेंडा सेट कर लेता हूँ। ललिता जी, सुनील शेड़वा भाई, देव भाई, विनोद बालाजी, आप में से किसी का कुछ शेयरिंग का मन हो तो बताएं प्लीज, जैसे पठन वगैरह हो गया तो। ओके सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। बताओ बताओ। तो आपने 3 बोध जो बताए थे, न्याय बोध, धर्म बोध और सत्य बोध। तो न्याय बोध और धर्म बोध तो थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे हैं और आसपास जो हो रहा है या फिर ऑफिस के लीग और उसके बियॉन्ड जो हो रही है वो चीजें समझ में आती हैं, बट सत्य बोध में थोड़ा सा मतलब उसको कोरिलेट करने में मुश्किल हो रही है मेरी समझ में कुछ प्रॉब्लम। तो इसको ना ऐसा देख सकते हैं कि मतलब एक मानव के रूप में जब हम देखते हैं तो हम सब संबंधों में जीते हैं, इससे तो मतलब सब बड़ी आसानी से फील कर पाते हैं, है ना। और हम संबंधों में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, दूसरे की कुछ जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं, इसमें शिकायत, कश्मकश, छींटाकशी, ये सब कुछ जो है वो चलता रहता है। कभी कभी तृप्ति का बोध होता है, कभी अतृप्ति रहती है, इतना है। फिर हमारे को धरती के स्तर पर एक व्यवस्था की आवश्यकता है, ऐसा भी हमको पता चलता है ना। और क्योंकि वो वाली अव्यवस्थाएं भी हमको पीड़ित करती हैं, मतलब कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, हमको खेती करनी है, खेती के नियम पता होने चाहिए, है ना। ये जिसे कहते हैं कि जंगल और पानी, ये सारी चीजें जो है ये हमको पता हो, मानव मानव के साथ में कैसे रहे, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज कैसी हो, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे हो, है ना, एक दूसरे का शोषण ना हो, युद्ध ना हो, ये वाली सारी चीजें मानव की चाहना में बनी हुई है। और इससे भी ये भी पूरी नहीं होती तो हम डे टू डे बेसिस पे अफेक्टेड होते हैं, ये भी हमको पता चलता है। इतना भी क्लियर हो गया, तो न्याय और धर्म तो समझ में आ गया। अब इसके बियॉन्ड क्या होता है? अब ये सारे साइंटिस्ट जो है ये सोलर सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो सोलर सिस्टम समझने की जरूरत क्या है? सिर्फ धरती तक ही समझ लेते हैं। तो ये ना ह्यूमन बीइंग का के बारे में बाबा जी ने लिखा कि मानव ही धरती पर ऐसी इकाई है जो पूरे अस्तित्व को समझना चाहता है और समझ भी सकता है। तो सिर्फ धरती तक समझ के ना मानव को पूरा नहीं पड़ा। तो हम धरती पर रहते हैं, लेकिन अब हमको आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा भी दिखता है, सूरज भी दिखता है, दूसरे तारे भी दिखते हैं। फिर मानव के मन में कल्पना आती है कि भैया क्या वहां पर भी मानव रहता होगा कि नहीं रहता होगा। अब वो फिर एलियंस की भी कभी बात आ जाती है कि वो दूसरे ग्रह पर है, तो भैया वो इस धरती पे आ गए तो कहीं वो तो युद्ध नहीं कर देंगे। तो कल्पना में बहुत कुछ आ जाता है, वो सब कुछ पूरे अस्तित्व को समझे बिना सेटल नहीं होता। ठीक है, तो पूरे अस्तित्व को समझने की चाहना भी मानव में है। कभी जैसे ग्रहण लग जाता है, अब ग्रहण लग जाता है तो भैया कहीं चांद, सूरज, धरती, ये किसी एक है ना, किसी तरह से इनका कुछ वो बन जाता है आपस में, एक एक क्रम में आ जाते हैं। तो भैया कभी सूर्य ग्रहण लग गया, कभी चंद्र ग्रहण लग गया, अभी ये क्यों लगता है, इसको समझने की जरूरत है कि नहीं है ना। तो ये सब धरती से बाहर जाकर ही समझ में आए। कभी कभी धरती पे मेटियोर्स गिर जाती हैं, तो गिर जाती है तो मानव पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। अभी वो कैसे गिर जाती है, मीटियोर्स कैसे आती हैं, ये धरती के बाहर के भी एग्जिस्टेंस को, पूरे सोलर सिस्टम को आदमी समझेगा, तभी ये सारी चीज समझेगा। तो मतलब वो पूरा समझने के लिए धरती से बाहर भी आदमी जाएगा ही। आदमी की जिज्ञासा है, और जिज्ञासा शांत हुए बिना आदमी की तृप्ति। ठीक है सर। वो उसमें सब जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये न्याय और धर्म की तो सबकी चाहना है समझने की। ये जो है ये मेन। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।
चलिए, तो मेरे को लग रहा है कि और अभी रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, तो 10 मिनट लगा के ना, जिस तरह से मेरे को लग रहा था कि हम आगे के सेशंस चलाएंगे, उसका हम एक सैंपल सा देख लेते हैं और फिर हम अपने हिसाब से ना देख लेंगे कि उसको हम कैसे करना चाहते हैं। तो जैसे जीवन विद्या एक परिचय हमने बुक पढ़ी, तो इसके मेन पॉइंट्स जो है ना, जैसे मैंने 25-30 स्लाइड्स बनाई थी, तो जैसे इसमें ना ज्ञान के बारे में लिखा गया है कि ज्ञान 3 प्रकार का ज्ञान, ये ना बार बार आया है। तो ये सिर्फ इस पुस्तक में नहीं, पूरे मध्यस्थ दर्शन में ये बार बार आता है, ठीक है। तो तो ये ज्ञान क्या बोला? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। तो मेरा ऐसा मन है, आप बताएं कि ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कि हम चाहें तो मैंने नीचे रेफरेंस पे लिखा हुआ है कि पेज 10 पे और पेज 16 पे जो है ना, ये वाला ऐसे करके आता है, और भी कई जगह पे आएगा, मैंने सिर्फ 1-2 रेफरेंस लिखे। तो आप लोगों को इस पूरी पुस्तक पढ़ के, और बाकी भी आपने कई बार शिविर कर लिए, ये तीनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? आप में से ही कोई शेयर करेंगे, और फिर कुछ लगेगा तो मैं भी अपनी बात बीच में जोड़ूंगा। तो एटलीस्ट ये ज्ञान को हम कैसे देख रहे हैं, ये हमारा एक रिफ्रेश हो जाएगा सबका। ऐसे करें तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? देव भाई, बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। ठीक है। फिर एक जैसे स्वायत्त मानव जो है, ये आता है बार बार, ये नीचे लिखा भी है कि कहाँ कहाँ आएगा, पेज 16-17 पे आता है, पेज 70 पे आता है, ऐसा करके। तो स्वायत्त मानव किसको कह रहे हैं? ये स्वायत्त मानव के जो 5 गुण बताए गए, ये 5 गुण से हमको क्या समझ में आ रहा है, इसके बारे में बात कर लेंगे मिलजुल कर, है ना। तो आई विल एनकरेज कि जब हम बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि स्लाइड भी मैं रख के मैं ही एक्सप्लेन कर दूं। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, है ना, मतलब आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से बात रखें कि क्या क्लियर हुआ, योजनाएं हैं ये क्या है ना। ये वांग्मय है, ये वांग्मय को भी एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेंगे आपस में कि ये क्या है। तो ऐसे करके, मतलब वॉट एवर इट टेक्स, कुछ हो सकता है 3-4-5 सेशंस लगे, और हम ये सारे पॉइंट्स को ना एक एक करके रिवाइज करेंगे आपस में। तो ये मेरे मन में था, आप लोग बताएं कि ऐसा करने से क्या लाभ होगा, या कुछ और प्रस्ताव हो किसी के पास में, तो वैसा बता दें। भैया आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, बट आप एक बार ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर कर देता हूँ, इसी के बाद में शेयर कर दूंगा, इसी गोष्ठी के बाद में इसी पूरे ग्रुप में डाल दूंगा मैं। तो हम कौन सा टॉपिक पहले लेंगे, हम उसी क्रम में ही करेंगे। हम ये भी अपना सीरियल को भी ध्यान में रखेंगे, और आप हमें या तो टॉपिक पहले बता देंगे एक नहीं वीक। दीदी, अब ना ऐसा मान के चलते हैं कि मोटा मोटा सा सबको थोड़ा थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा। तो अब इसको एक मतलब जिस फ्लो में स्लाइड में आया, प्रेजेंटेशन में आया, वैसे भी कर लेंगे, और किसी डिस्कशन में हमको कुछ जंप भी करके कहीं और भी जाना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। मतलब ऐसा कोई रिजिड नहीं रखेंगे कि इस फ्लो में ही चलना है। ठीक है देव भाई, ठीक रहेगा? हमारी समझ जी भैया। राजीव भाई, हमारी समझ बाहर निकलेगी इससे कि हमें क्या क्या आपकी समझ बाहर निकलेगी, बिल्कुल ठीक है। समझ को बाहर निकालना है, बिल्कुल ठीक है। अविनाश भाई, जी भैया, ठीक है, ठीक। बढ़िया जी। ठीक रहेगा, ऐसे करें कुछ सेशंस तक, या कुछ और आपकी तरफ से सुझाव हो? आपने भी और कई जगह पे क्रम चलाए हैं, तो आपको लगे कैसे बेहतर होगा सबके लिए, आप भी कुछ प्रस्ताव दे सकते हैं। हाँ, अभी तो खैर भैया, अभी कोई पहले जो चलाए हैं वही है, यहाँ तो अभी कुछ कर नहीं रहे। ठीक है। जी, तो अच्छा है, इस तरह से बढ़ा जाए। बाकी एक सुबह की गोष्ठी जो होती है, उसमें जीवन से जुड़े जब अपने अनुभवों पर चर्चा होती है, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा शेयरिंग का प्लेटफॉर्म लगता है। तो जब भी कोई बिंदु आता है जिंदगी से जुड़ता हुआ लगता है, बिल्कुल, तो उसके लिए स्पेस खुलता रहे। हाँ जी, जी, बिल्कुल। तो हम इसको बिल्कुल किसी ऐसे डिसिप्लिन वे में चलाएं, ऐसा नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और जब भी कोई पॉइंट हम कंटेंट में से लेंगे, तो उसका व्यवहारिक पक्ष जो है वो उदाहरणों के रूप में और एक्सपीरियंसेस के रूप में आएगा ही, जैसा आज भी आया है। ऐसा तो भैया चलता ही है, जी तो जी अच्छा रहता है। जी, बढ़िया।
ठीक है, बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि 9:30 होने वाले हैं, तो आज के सेशन को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। जीवन विद्या एक परिचय के पहले 3 चैप्टर्स पेज 86 तक हमारे पठन इस ग्रुप के साथ में कंप्लीट हुआ। इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं, और जो मूल बिंदु हैं उनको हम एक एक पकड़ के अगली बार से डिस्कस करेंगे। मैं प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस मीटिंग के बाद। बढ़िया भैया। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। भैया, थैंक यू। नमस्ते 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 सभी को। थैंक यू।